पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। साल 2023 अपने अख्ताम के करीब है और कल 2023 की अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो उस लिहाज से आखिरी दिन था, आखिरी सेशन था। ये साल बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ हमें देखने को मिला और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें तो आखिरी जो 3 महीने हैं इसमें एक ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड भी हमें इंजॉय करने का मौका मिला। और इस दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वो लोग जो कि इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, दोनों ने इसमें फ़ायदा भी उठाया और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस रैली के अंदर भी फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे। अब इस पूरे साल के दौरान मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो उसका एक हाई लेवल का एक रिव्यू आपके सामने, ओवरव्यू आपके सामने इस वीडियो में रखा जाएगा कि 2023 में मेरे पोर्टफोलियो में मैंने क्या खोया और क्या पाया, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मेरी जो ट्रेड है या जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी या फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी, और दीगर स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से मैंने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की, और वो कौन सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि इस साल से वाबस्ता हैं मेरे पीएसएक्स पोर्टफोलियो में। वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि जस्ट एक हाई लेवल ओवरव्यू आपके साथ रखा जाए कि किस तरह मैं अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा होता हूँ और क्या मेरी गोल्स होती हैं और किस अप्रोच के साथ चल रहा होता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स मेरे लिए सक्सेसफुल है, ज़रूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सक्सेसफुल हों, क्योंकि हर बंदे की रिस्क एपेटाइट और उसकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसको सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो के तौर पे ट्रीट कीजिएगा, एक फूड फॉर थॉट होगा ये आपके लिए, और इसी बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करके बेहतर तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले मैं 5 उन टॉप परफॉर्मर्स की बात करूँगा जो 2023 में मेरे पोर्टफोलियो में सबसे अच्छे स्टॉक्स साबित हुए, जिन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। और मैं आपको एवरेज बाय प्राइस बताऊँगा। एवरेज बाय प्राइस का मतलब ये है कि मेरी जो भी पोर्टफोलियो के अंदर जो डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं, उनकी जो बाइंग होती है वो डिप्स के ऊपर भी होती है और कहीं कहीं मैं रुपी कास्ट एवरेजिंग भी कर रहा होता हूँ। रुपी कास्ट एवरेजिंग के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा कि वो क्या स्ट्रेटजी होती है और कितनी सक्सेसफुल हो सकती है आपके लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये इस बेस पे मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा होता हूँ जहाँ पर मैं अपने प्राइस एवरेज कैलकुलेट कर रहा होता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शेयर मैंने 80 रुपये पे लिया, 500 शेयर्स लिए एज एन एग्जांपल, और फिर दोबारा से मुझे 60 रुपये के ऊपर मौका मिला और वहाँ पर मैंने अगर 500 मज़ीद शेयर ले लिए, तो अब उसकी जो एवरेज प्राइस है वो 70 बन जाती है, क्योंकि 80 शेयर 80 पे और 500 शेयर 80 पे और 500 शेयर अगर मैंने 60 पे लिए तो एवरेज जो बन जाता है वो 70 है। तो इस तरह मुख्तलिफ प्राइस वेरिएशंस के साथ जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं स्टॉक मार्केट पे, तो उस पे मैं बाइंग कर रहा होता हूँ। फिर मैं करंट प्राइस बताऊँगा उस शेयर की, आज की प्राइस क्या है, और फिर गेन परसेंटेज टर्म में कितना बन रहा है, और साथ-साथ ये भी कि पिछले 12 महीने के दौरान डिविडेंड कितना मुझे मिला। ये जो डिविडेंड है ये फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, बल्कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, और उसमें वो डिविडेंड भी होगा जो पिछले साल के फाइनल डिविडेंड है, जिस कंपनी का ईयर एंड दिसंबर में होता है, या किसी कंपनी का अगर एक पीरियड था जो कि दिसंबर में हाफ ईयरली रिजल्ट थे, तो उसका डिविडेंड भी जो कि फरवरी में आ रहा होता है या जनवरी में, तो वो भी इसमें इंक्लूसिव होगा। फिर डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो, ये एक डिफरेंट रेशो है जो मैं अक्सर कैलकुलेट करता हूँ अपने लिए कि किसी कंपनी के मैंने शेयर अगर मिसाल के तौर पे 50 रुपए का लिया, तो अब मुझे अगर उसमें से 25 रुपए डिविडेंड मिल चुका है, तो डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो देखा जाए तो 50% बनती है। यानी कि 50% जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी वो डिविडेंड की मद में वापस आ गई। तो ये रेशो भी मैं आपको सामने रखूँगा। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यहाँ पर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन जो होती है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, उससे पहले की जो वैल्यूज़ हैं वही आपके सामने रखी गई। अब जो पहला शेयर है वो पावर सेक्टर में से है हबको, जो कि हमेशा से ही मेरा यानी कि ऑल टाइम फेवरेट रहा है। और खुशकिस्मती से इसकी जो इस साल यानी साल 2023 में जो मैंने बाइंग की थी वो मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर मिल गई थी। 66.7 मेरी एवरेज प्राइस बनती है, जो कि मैंने इस शेयर को मुख्तलिफ बाइंग जोन्स में ख़रीदा, तो उस लिहाज से अगर कैलकुलेट किया जाए, और जो इस वक्त इसकी प्राइस है वो 117.09 है। तो अगर गेन की बात की जाए परसेंटेज टर्म में, तो 75.5% बनती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें मुझे साल 2023 के दौरान कुल मिला के ₹19.5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी मिला। तो डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो इसकी बड़ी शानदार बनती है 29.24, यानी तकरीबन 30%। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक तिहाई जो मेरी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो ऑलरेडी डिविडेंड की मद में वापस आ चुकी है, और साथ साथ कैपिटल गेन भी 75%। अब ये कैपिटल गेन जो है ये अनरियलाइज्ड है, पेपर गेन है, क्योंकि जब तक आप इसको सेल आउट नहीं करते ज़ाहिर है वो आपका गेन बनता नहीं है।
अब बहुत सारे लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि अगर ऑलरेडी 75% गेन आ गया तो मैं इसमें से एग्ज़िट क्यों नहीं किया, मैंने प्रॉफ़िट टेकिंग क्यों नहीं की। तो याद रखिए कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपने अपने शेयर्स को कैटेगराइज़ करना होता है और अपने टारगेट सेट करने होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर। कुछ कंपनीज़ में आपका टारगेट होता है 20% गेन के ऊपर आपने एग्ज़िट कर जाना है, कुछ में 30% पे, कुछ में 50% पे, और कुछ आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने होते हैं। तो इसी तरह ये जो कंपनी है इसके अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और ये मैंने अपना एक ऐसा स्टॉक चुना हुआ है जिसके अंदर इमीडिएट या वक्ती बेसिस पे अगर कोई फ़ायदा मिल भी रहा है तो उसके बजाय मैं प्रेफ़र करूँगा कि इसके अंदर मज़ीद एक्यूमुलेशन की जाए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए। इसीलिए मैंने इसके अंदर अभी तक प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं की इस साल के दौरान। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है बैंकिंग सेक्टर में से मीज़ान बैंक। और यहाँ एक चीज़ मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि बैंकिंग सेक्टर में से सिर्फ़ जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के अंदर आते हैं, केएमआई ऑल शेयर्स का हिस्सा हैं, जो शेयर सिर्फ़ मैं उन्हीं को कंसिडर कर रहा होता हूँ फॉर माय ओन रीज़न्स। और हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे लिए मीज़ान बैंक और फैसल बैंक, क्योंकि इस वक्त 2 ही ये शेयर्स हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं, तो सिर्फ़ ये 2 ही कंसीडर किए जाते हैं। तो मीज़ान बैंक की जो मेरी बाइंग है इस की अगर एवरेज करें तो वो 108 बनती है, और इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो ₹161.36 है। तो अगर गेन को परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो 49.41% का गेन यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब साल 2023 के दौरान जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसने ₹15 का डिविडेंड भी दिया, तो अगर डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो निकालें तो ऑलमोस्ट 14% के करीब बनती है। तो ऑलमोस्ट 14% जो इसकी मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे डिविडेंड की मद में वापस आ चुकी है, और साथ-साथ इसमें 50% के करीब गेन भी मिल चुका है। तो ये भी एक मेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट थी साल 2023 की। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है बेस्ट वे सीमेंट। सीमेंट सेक्टर में से ये एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लग रहा होता, और बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये कोई इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो लोग चहल-पहल वाला बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला शेयर ढूँढ रहे होते हैं। लेकिन मेरी नज़र चूँकि इसकी कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड पे और अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस, अच्छी अर्निंग्स पे होती है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ₹136.80 मेरी एवरेज प्राइस है इसके अंदर, और इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो ₹188.06 है। तो अगर गेन निकाला जाए इसका तो वो बनता है 37.47%। अब मज़े की बात ये है कि इसने भी अच्छा डिविडेंड दिया है, ₹23 अब तक ये डिविडेंड दे चुकी है जनवरी से लेके दिसंबर 2023 के बीच में। और अगर डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो निकालें तो वो भी तकरीबन 17% के करीब बनती है, विच मीन्स के सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है इसकी, जो इसके अंदर मेरी इन्वेस्टेड है वो ऑलरेडी डिविडेंड की मद में एक ही साल में मुझे वापस मिल चुकी है। अब इसके बाद जो अगला शेयर है वो फैसल बैंक है। इसमें मैंने थोड़ा लेट एंट्री की, यानी कि ये वो शेयर नहीं है जिसमें मेरी एंट्री बहुत पुरानी है। इस साल के शुरू में आई थिंक जनवरी, फ़रवरी या उससे शायद उसके कुछ अरसा बाद मैंने इसमें पहली एंट्री की थी। और इसमें जो अगर एवरेज प्राइस देखूँ तो ₹23.50 की मेरी एवरेज प्राइस बनती है, और करंट प्राइस इसकी ₹32.58 है। अब अगर इसमें गेन परसेंटेज टर्म में देखें तो 38.64% का गेन मुझे मिल रहा है यहाँ पे, और जो डिविडेंड है इसका वो इतना ज़्यादा अभी तक नहीं मिला। 3 दफ़ा 1-1 रुपए का डिविडेंड आया है, ₹3 का टोटल डिविडेंड है, और डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो निकालें तो वो 12.7% बनती है। अब ये जितने शेयर अब तक मैंने आपके सामने रखे हैं, और उसके बाद जो आखिरी शेयर इस लिस्ट के अंदर है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र। इन पाँचों शेयर की पहले एक ख़ुसूसियत मैं आपको बता दूँ कि ये सारे के सारे वो शेयर्स हैं जो क्वार्टरली डिविडेंड दे रहे होते हैं, यानी हर क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड आ रहा होता है। जैसे अभी दिसंबर रिजल्ट्स आएंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये पाँचों के पाँचों जो कंपनीज हैं ये एक और दफ़ा आपको अच्छा डिविडेंड दे रही होगी। तो मेरी चूँकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एज एन इन्वेस्टर मार्केट को ट्रीट कर रहा होता हूँ, और वो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो उस लिहाज से मेरी जो पहली प्रेफ़रेंस होती है वो यही होती है कि अच्छी कंपनी हो और अच्छा डिविडेंड पे कर रही हो, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही हो, उसकी अर्निंग्स भी अच्छी हो। तो उस लिहाज से ये पाँचों जो कंपनीज़ जो मेरी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये उस पैमाने पे पूरा उतरती है। तो ईफर्ट 86.6 पे मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है, और इसकी जो करंट प्राइस है वो ₹112.23 है, और जो गेन यहाँ पे मुझे परसेंटेज टर्म में मिल रहा है वो 30% के करीब है, 29.6%। और डिविडेंड इसमें जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के दौरान बात करें तो ₹17.5 का मिला। और डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो इसकी अच्छी है, 20.21, यानी 1/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी मुझे डिविडेंड की मद में वापस आ चुकी है एक ही साल के अंदर। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपके सामने रखूँ कि ये जो 5 कंपनीज़ हैं वो हैं जो अभी भी एग्ज़िस्ट कर रही हैं मेरे पोर्टफ़ोलियो के अंदर। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी सेलेक्ट कर रहा होता हूँ जो कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होती हैं। जैसे मैंने कुछ कंपनी सेलेक्ट की होती है कि इसमें 20% या 30% जो ही मेरा प्रॉफ़िट हो गया, गेन हो गया तो मैं उसमें से एग्ज़िट कर जाता हूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके साथ मैं इस 1 साल के दौरान खेलता रहा हूँ, जहाँ पर मुझे जब भी मेरी रिक्वायर्ड गोल्स का प्रॉफ़िट मिल गया तो मैं उसमें से एग्ज़िट कर गया। तो उन कंपनीज़ को इस लिस्ट के अंदर मैंने कंसीडर नहीं किया।
अब जहाँ पर बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जहाँ पर आपकी या तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है, और या फिर ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको पोटेंशियली कुछ लॉस भी होता है। तो हर चीज़ अच्छी नहीं हुई, मेरे केस में भी इस साल के अंदर भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट ज़रूर हैं जो कि मेरी पुअर परफॉर्मर इन्वेस्टमेंट्स कहलाएँगी, तो उनका ज़िक्र करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। उसमें जो पहली कंपनी है अब तक जिसमें मैं लॉस में हूँ, वह लॉटे केमिकल, जिसमें मेरी जो बाइंग थी वो ₹28.5 पे थी। ऑल्दो कि अभी कुछ दिन पहले 30 को भी टच कर गया था, उस लिहाज से मैं प्रॉफिट में भी चला गया था, लेकिन एज़ ऑफ नाउ बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है ₹26.90, तो उस लिहाज से जो गेन की बजाय मेरा लॉस बन रहा है वो है 5.6%। और एक और चीज़ ये कि इसने शुरू में जनवरी दिसंबर रिजल्ट्स पिछले साल के थे, उसका जो जनवरी या फरवरी में डिविडेंड भी दिया, लेकिन चूंकि उस वक्त मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, मैंने इसमें मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट की है, गालिबन अप्रैल से स्टार्ट की है, तो इसलिए मुझे डिविडेंड अभी तक इसमें कोई नहीं मिला, इसलिए डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगी। अब जो दूसरी मेरी इन्वेस्टमेंट जिसको मैं पुअर इन्वेस्टमेंट कहूँगा वो सिस्टम्स लिमिटेड है। अगरचे ये एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहलाया जाता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में से, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इस कंपनी से, उस लिहाज से इसने मुझे मायूस किया और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। इसकी जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है वो ₹419 है, और अभी भी इसकी जो प्राइस है वो ₹423 पे है। तो ना होने के बराबर गेन है 0.95%। और डिविडेंड अगर बात की जाए तो पिछले साल, जो साल में एक ही दफ़ा डिविडेंड देती है, तो लास्ट ईयर का जो डिविडेंड था जो कि इस साल जनवरी या फरवरी में आया था वो ₹5 था। तो इस लिहाज से जो डिविडेंड टू कॉस्ट रेशो है वो सिर्फ 1.19 बनती है, जो कि बहुत ही कम है। वैसे भी ये ग्रोथ स्टॉक है, डिविडेंड के लिए तो मैंने लिया नहीं था, मेरी गोल तो ये थी कि इसमें मैंने कैपिटल गेन हासिल करके 40% 50% जो भी टारगेट मैंने अपनी एक्सेल शीट में मेंटेन किया था, उस लिहाज से देखा था कि जब वो गेन मुझे मिलेगा तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल ओवरऑल देखा जाए तो पूरे साल में ही इसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और अभी भी ये जो इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली उसमें भी एज सच कोई अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से नज़र नहीं आई। अब कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिनमें मैंने लॉस में एग्ज़िट कर दिया, और इसमें से कुछ ऐसी हैं जो कि अगरचे मैंने थोड़ा-सा जल्दी कर दी। जैसे एवेंसियन की बात करूँ तो चूँकि सिस्टम भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था और एवेंसियन भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में था, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से थोड़ा-सा मैं मायूस था। तो उसी मायूसी के अंदर मैंने एवियन से, ये जो सितंबर की रैली है इससे पहले इसमें से मैंने एग्ज़िट ले लिया था लॉस के अंदर ही। बहुत बड़ा लॉस तो नहीं था, जस्ट आई थिंक 5-6% का लॉस होगा टोटल। लेकिन उसके अंदर मैं इसमें से एग्ज़िट कर गया था क्योंकि मुझे ये लगा कि बजाय इसके कि एवियन के अंदर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन पैसों को रख के ना होने के बराबर जो गेन है उसका वेट करूँ, इसी पैसे को मैं किसी दूसरे ब्लू चिप स्टॉक में डाल के शायद इससे बेहतर कमा लूँ। तो उस लिहाज से तो ऑब्वियसली ये पैसा मैंने जो पीछे आपको 5 कंपनीज़ मैंने दिखाई, उनमें डाला तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन एवियन के अंदर इटसेल्फ अगर देखें तो मैं लॉस में एग्ज़िट कर गया। इसके बाद जो एक और कंपनी है जिसमें मैंने लॉस में एग्ज़िट किया वो निशात चूनिया लिमिटेड है। इसमें मैं 2022 में भी इन्वेस्टेड था, और माज़ी में तो ये कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करती रही, लेकिन अभी आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कुछ अरसे से कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर रहा, तो उसके अंदर निशात चूनिया भी था। तो इसमें लंबे अरसे से मेरे पैसे पड़े हुए थे, लेकिन वो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं दे रहे थे, और निशात चूनिया की जब रिज़ल्ट्स रीसेंट पास्ट में आए तो उसमें उनकी प्रॉफ़िट्स भी नहीं है, लॉसेस नज़र आ रहे थे, और डिविडेंड भी नहीं आ रहा था। तो ऐसी सूरत-हाल में मुझे ये लगा कि इसमें से एग्ज़िट करके इस पैसे को भी कहीं बेहतर यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये एक और कंपनी है जिसमें मैं लॉस में एग्ज़िट कर गया था। अब जैसे मैंने कहा कि मैं दोनों चीज़ें कर रहा होता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहा होता हूँ, लेकिन साथ-साथ स्विंग ट्रेडिंग भी। मैंने एक वीडियो में बताया था कि 80-20 रूल फ़ॉलो कर रहा होता हूँ। 80% जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या ब्लू चिप स्टॉक्स में होती है जो कि डिविडेंड पे कर रहे होते हैं, और 20% मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में होती हैं, या फिर उसके अंदर भी मैं मज़ीद ड्रिल डाउन करके 80-20 लगा रहा होता हूँ कि उसमें से भी जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें भी 80% स्विंग ट्रेडिंग उन कंपनीज़ में कर रहा होता हूँ जो कि डिविडेंड भी देती हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें खुदा न खास्ता अगर आपकी स्विंग्स कामयाब नहीं भी हो रही होती, टाइमली आप उतना गेन नहीं भी हासिल कर रहे होते, तो आपको पता होता है कि इन एनी केस डिविडेंड तो उसमें से आएगा। तो अब 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर मैंने स्विंग ट्रेडिंग मुतअद्दद बार की इस साल के अंदर और कामयाबी से की और प्रॉफ़िट कमाया। उसमें पहली ओजीडीसी थी, जो कि इस साल अगर देखें तो 73 और 128 के बीच-बीच में ये फ्लक्चुएट होती रही। तो इसमें मुझे आई थिंक 3 दफ़ा मौका मिला था एक प्रॉफ़िट के अंदर एग्ज़िट करने का इस साल के अंदर। एक दफ़ा शायद 20% से ज़्यादा मैंने गेन किया था, और दीगर जो 2 ट्रेड्स की थी मैंने, वो भी 15% से ऊपर मैंने प्रॉफ़िट लेके इसमें से एग्ज़िट किया था। इसी तरह जो दूसरी कंपनी है वो एसएनजीपी है, इसके अंदर भी मैंने
3 से ज़्यादा दफ़ा स्विंग किया इस एक साल के अंदर, और तीनों या चारों दफ़ा जितनी दफ़ा भी मैंने किया उसमें मुझे 15% 20% और इससे ऊपर भी गेन मिला। और इसकी जो ट्रेडिंग है वो 35 और 79 के बीच में इस साल में होती रही। तो इस दौरान मुझे काफ़ी सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ पर मुझे प्रॉफिट के अंदर एग्ज़िट का मौका मिला। तो इन दोनों कंपनीज़ में कुल मिला के देखा जाए तो अच्छी खासी मुझे प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स मुयस्सर आई और उसका मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। अब यही कंपनीज़ नहीं है जिसमें मैंने स्विंग की, ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें मैंने मीडियम टर्म ट्रेड्स की, जिसमें लेकिन प्रॉफिट्स बहुत थोड़े थे, जैसे 5% प्रॉफिट है, 2% है, 3% है, तो उसको मैंने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया। और इसी तरह कुछ ऐसी ट्रेड्स भी हुई हैं जिसके अंदर मैंने निस्बतन ना होने के बराबर प्रॉफिट या कुछ में हल्का-फुल्का लॉस भी किया है। तो वो भी यहाँ पे मैं कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो इस साल का मेरी अपनी जो एक्सेल शीट है उसके मुताबिक नेट जो मेरा प्रॉफिट बना है डिविडेंड के अंदर भी और कैपिटल गेन के अंदर भी, वो 41% बना है। तो 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में 41%, यानी कुछ गलत ट्रेड्स के होने के बावजूद, कुछ अच्छी ट्रेड्स, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें मिल मिला के अगर नेट रिज़ल्ट मुझे 41% से ज़ायद प्रॉफ़िट दे रही हैं, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली मेरे लिए ये एक अच्छा साल रहा स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएसएक्स में मैंने अच्छा इसमें गेन किया। बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें ज़ाहिर है सितंबर से दिसंबर तक की जो रैली है उसने किया। उससे पहले भी इस साल मैं प्रॉफ़िट में ही था, लेकिन इतना नहीं था। अब अगर ये सितंबर से दिसंबर तक की रैली ना होती, तो शायद मेरे जो प्रॉफ़िट्स है इस साल के वो 15% 10% या कुछ ऐसे ही होते, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करने वाले ना होते। और इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान में 22% प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उससे भी कम होती। लेकिन जो ये रैली है इसने फ़ायदा दिया और अब कुल मिला के 41% से ज़्यादा का प्रॉफिट रहा। तो आई वुड से कि आई एम हैप्पी विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ माय पोर्टफोलियो इन 2023, एंड आई होप कि 2024 भी ऐसे ही होगा। और अब आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करके देखें कि आपने इस साल में क्या खोया, क्या पाया, कितने परसेंट आपने गेन किया, कितना ज़्यादा आपने डिविडेंड की मद में हासिल किया, और क्या लेसन्स आपने लर्न किए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है, और उसकी बेसिस पे आपने आइंदा के लिए इन 2024 के लिए अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करना है। अगेन आई वुड से कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, ये आपके लिए नॉलेज पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने कॉपी नहीं करना कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर दी वही सही है। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होंगी जिनमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो अच्छी कंपनीज़ होंगी। और फिर इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसमें चूँकि गेन्स मेरे इससे थोड़े कम हैं, इसलिए उनको मैंने इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया। ज़रूरी नहीं कि ये जो 5 कंपनीज़ या 7-8 कंपनीज़ मैंने दिखाई इन्हीं में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप्स भी हैं, और ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं जिनमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स अभी भी हैं और मैंने की भी हैं, और उनमें भी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन चूँकि वो मेरी इस कैलकुलेशन के मुताबिक टॉप 5 में नहीं आ रहे थे, इसलिए उनको मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन 2024। और हम दुआ करते हैं कि आने वाला साल मुल्क के लिए और हम सब के लिए कामयाबी का साल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।